नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली कुछ क्लासेस से समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में या फिर हम महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझ रहे थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी गया है, हालांकि ये 3 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, आगे चलकर ये आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है सभ्यता का टकराव। तो अगली अवधारणा है आपकी सभ्यता का टकराव। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का टकराव जो अवधारणा है वो सबसे पहले समझ लेते हैं किसके द्वारा दी गई थी। तो एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है सैमुअल पी हटिंगटन। इन्होंने सबसे पहले जनरली तौर पर एक भाषण समारोह में इस सभ्यता के बारे में बताया था। बाकी 1996 में जब इनकी पुस्तक एक प्रकाशित हुई तो उस पुस्तक में इन्होंने विस्तार पूर्वक इस अवधारणा को समझाया है। तो 1996 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये पुस्तक है इनकी। हिंदी में इसको कहा जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। इस पुस्तक में है उन्हें इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था जिस अवधारणा का नाम था सभ्यता का टकराव। इस सभ्यता के टकराव में उनका ऐसा मानना था कि शीत युद्ध के पश्चात, अब ये सभ्यता का टकराव है क्या वो समझ लीजिए। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि शीत युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान ही विवाद का मुख्य कारण होगी। दो चीजें समझना है आपको। पहली चीज समझना है शीत युद्ध और दूसरी बात है सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान। शीत युद्ध में जो लड़ाई हो रही थी, या दुनिया जो दो धड़ों में बटी हुई थी, वो मुख्य रूप से विचारों की लड़ाई थी। विचारों का युद्ध माना जाता है शीत युद्ध को। एक तरफ आधुनिकता की बात कही जाती है, दूसरी तरफ रूढ़िवादिता की बात की जाती है। आधुनिकता का जो समर्थन करती है वो अमेरिकी सभ्यता है और रूढ़िवादिता का समर्थन करती है वो रूसी सभ्यता है। इन दोनों के विचारों को लेकर लड़ाई चल रही थी और उस विचारों की लड़ाई के पश्चात जब वो युद्ध थमा तो बाद में हटिंगटन ने ये कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के कारण अब पूरी दुनिया विभाजित होगी और इसी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को एक दूसरे के ऊपर लादा जाएगा। तो हटिंगटन के अनुसार सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान के मध्य सभ्यताओं का विवाद होना या के कारण सभ्यताओं का विवाद होना सभ्यता का टकराव कहलाता है। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान के लिए विवाद बनना या सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान के कारण विभिन्न सभ्यताओं के मध्य टकराव सभ्यता का टकराव कहलाता है। इस अवधारणा को 1996 में पी हटिंगटन के द्वारा अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया था। अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी लिखते हैं तब भी ये पूरी तरीके से सही माना जाता है। अब
हटिंगटन का ऐसा कहना था कि जो सभ्यताएं होती हैं वो कितने प्रकार से हो सकती हैं। तो इसमें देखिए, हटिंगटन के अनुसार वैश्विक सभ्यताएं, हटिंगटन ने ये कहा है कि विश्व की जो सभ्यताएं हैं वो कितने प्रकार से हो सकती हैं। तो उन्होंने वैश्विक सभ्यताओं के बीच में डिवाइडेशन किस तरीके से किया है, जरा इस बात को समझिए। पहला वो कहते हैं कि एक तो होनी चाहिए आपकी चीनी सभ्यता, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाएगा, चीन के द्वारा। तो नेतृत्व करता इसमें होगा चीन। दूसरी एक सभ्यता होनी चाहिए जिसका नाम है जापानी सभ्यता, और जापानी सभ्यता का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए, जापान के द्वारा। तीसरी जो सभ्यता होनी चाहिए वो है अफ्रीकी सभ्यता, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाना चाहिए वो नहीं बताया गया। चौथी जो सभ्यता होनी चाहिए वो है लैटिन अमेरिकी सभ्यता, इसका नेतृत्व करता भी हटिंगटन नहीं बताए हैं। पांचवी जो सभ्यता होनी चाहिए वो भारतीय उपमहाद्वीप सभ्यता है, इसका नेतृत्व करता मुख्य रूप से है भारत। छठवीं जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पश्चिमी सभ्यता, जिसका मुख्य रूप से नेतृत्व करेगा, छठवीं है, जिसका मुख्य रूप से नेतृत्व करेगा अमेरिका। फिर सातवीं सभ्यता ये कहते हैं कि एक इस्लामिक सभ्यता भी होगी, जिसका नेतृत्व करता है इनको नहीं पता। फिर एक सभ्यता अंतिम रूप से, कितनी सभ्यताएं हो गई हैं, 6-7 सभ्यताएं हो गई हैं। अंतिम रूप से जो एक सभ्यता वो मानते हैं वो होती है रूढ़िवादी सभ्यता, और रूढ़िवादी सभ्यता का जो नेतृत्व है वो मुख्य रूप से किया जाता है रूस के द्वारा। हटिंगटन पूरी दुनिया की सभ्यताओं को मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड करते हैं। पहली सभ्यता उनके अनुसार होती है चाइना सिविलाइजेशन, दूसरी जापानीज सिविलाइजेशन, अफ्रीकी सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकी सिविलाइजेशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप सिविलाइजेशन, या फिर ऑर्थोडॉक्स भी इसको कहा जा सकता है। तो इस तरीके से अब कुछ जो सभ्यताएं हैं उनके नेतृत्वकर्ता का नाम इसमें लिखा है, चीन है, जापान है, भारत है, अमेरिका है और रूस है। अब हटिंगटन ऐसा कहते हैं कि विश्व में आगे जब भी लड़ाई होगी तो यही सभ्यताएं पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। तो उनका कहना है कि सभ्यताओं में जब टकराव होगा तो ये टकराव मुख्य रूप से 3 प्रकार से होगा। तो हटिंगटन के अनुसार टकराव किस तरीके से होगा वह देखिए। सभ्यताओं के मध्य टकराव, और सभ्यताओं के मध्य टकराव किस प्रकार से होगा, तो ये कहते हैं कि सभ्यताओं के मध्य टकराव मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कहलाएगा कोर रेखा टकराव, दूसरा टकराव हो सकता है फ्रंट रेखा, फ्रंट लाइन क्लैश, पहला है कोर रेखा टकराव, दूसरा है फ्रंट रेखा टकराव, और तीसरा टकराव जो वो कहते हैं वो होगा गठबंधन टकराव, अलायंस क्लैश।
हटिंगटन कहते हैं कि कोर रेखा टकराव कहने का मतलब इस बात से होता है जिसमें आपको नेतृत्वकर्ता का नाम पता हो। तो जब सभ्यताओं के नेतृत्वकर्ता का नाम पता रहता है तो ऐसे नेतृत्वकर्ताओं के बीच में जब टकराव होता है तो उसको कहा जाता है कोर रेखा टकराव। तो इसमें ये रहता है कि नेतृत्वकर्ता का पता होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर इसका आप उदाहरण लीजिए तो जो पश्चिमी सभ्यता है और जो चीनी सभ्यता है इसके मध्य जो टकराव होता है वो कोर रेखा टकराव होता है, क्योंकि आपको इसके नेतृत्वकर्ता का नाम पता है। पश्चिमी सभ्यता के नेतृत्वकर्ता का नाम है यूएसए और चीनी सभ्यता के नेतृत्वकर्ता का नाम है चाइना। तो जब नेतृत्वकर्ता का पता हो आपको कि नेतृत्व करने वाला कौन है तो उसको कहा जाता है कोर रेखा टकराव। जैसे पश्चिमी सभ्यता का यूएसए और चीनी सभ्यता का चाइना। जब नेतृत्वकर्ता का अभाव हो या आपको पता ना हो कि नेतृत्व करने वाला कौन है तो उसको कहा जाता है फ्रंट रेखा टकराव। नेतृत्वकर्ता के बारे में पता ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं जैसे कि इस्लामिक सभ्यता और लैटिन अमेरिका सभ्यता जो है या जो अफ्रीका सभ्यता है इनके बीच में जो टकराव होगा वो कहलाएगा फ्रंट रेखा टकराव। और फ्रंट रेखा टकराव इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में पता नहीं है। तो जब नेतृत्वकर्ता के बारे में पता नहीं होता तो उसको कहा जाता है फ्रंट रेखा टकराव। फिर तीसरा वो टकराव कहते हैं कि एक टकराव आपका गठबंधन का टकराव भी होगा। और गठबंधन का टकराव कहने का मतलब होता है जब दो सभ्यताएं गठबंधन करके किसी सभ्यता से टकराती हैं तो उसको कहा जाता है गठबंधन का टकराव। तो इसका मतलब होता है कि दो सभ्यताओं ने आपस में गठबंधन कर लिया है और फिर किसी तीसरी सभ्यता से वो टकराने के प्रयास करते हैं। और ये टकराव जो होगा ना वो ध्यान रखना है सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए होगा। वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया में उनके धर्म की स्थापना हो या फिर वो चाहेंगे कि उनकी संस्कृति की स्थापना हो। भारत में आज वर्तमान समय में जो अंधानुकरण चल रहा है पश्चिमी सभ्यता का वो इसी टकराव का परिणाम माना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे भारत में ईसाई मिशनरीज जो अंग्रेजों के समय से आ रहे हैं वो इसी टकराव का परिणाम माना जाता है। ठीक है। गठबंधन में वो कहते हैं कि गठबंधन जो आगे चलकर बनेगा वो गठबंधन मुख्य रूप से चीनी और इस्लामिक सभ्यता का बनेगा। ये दो सभ्यताएं आपस में गठबंधन बनाएंगे और किसके विरुद्ध बनाएंगी तो उसमें कहा गया है पश्चिमी सभ्यता। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें चीनी और इस्लामिक सभ्यता का गठबंधन तो इसका सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल मिलता है ना वो है चाइना और पाक के बीच में जो दोस्ती आपको देखने को मिल रही है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती है वो इसलिए देखने को मिल रही है ताकि ये दोनों अमेरिका की चीजों का विरोध कर सकें यूएसए। तो एक जो गठबंधन आपको वर्तमान समय में दुनिया में समझ में आ रहा है ना वो गठबंधन का टकराव चाइना प्लस पाक वर्सेस यूएसए या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है उसके विरुद्ध जो टकराव हो रहा है। तो वो कहते हैं तीन प्रकार का टकराव होगा। पहला टकराव कोर रेखा टकराव है, दूसरा फ्रंट रेखा टकराव है और तीसरा गठबंधन का टकराव माना जाता है। और ये टकराव आमतौर पर इसीलिए चल रहे हैं ताकि वो अपना प्रभुत्व या सभ्यता का प्रभुत्व दूसरे देशों के ऊपर स्थापित कर सकें। इसलिए भारत में भी अगर आप देखेंगे तो जब पश्चिमी चीज़ों का अंधानुकरण हो जाता है या फिर ज़बरदस्ती में हम पश्चिमी चीज़ों का अंधानुकरण करने लग जाते हैं और वो इस कारण से करने लग जाते हैं क्योंकि वो देश अपनी सभ्यताओं को हमारे ऊपर लाद रहे हैं। तो उसी को कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता के नीचे दबती चली जा रही है।
विदेशी सभ्यताओं में असर भारतीय सभ्यता का हो रहा है। जैसे आपने इस्कॉन टेम्पल के बारे में सुना होगा, तो बहुत सारे विदेशी व्यक्ति जो हैं वो अमेरिका में या फिर लंदन की सड़कों में आपने वो देखा होगा, कंठी माला गले में धारण किए और इस तरीके से चंदन लगाए हुए, ढोलक बजाते हुए कीर्तन वगैरह करते चले जा रहे हैं। तो वो भारतीय संस्कृति की पहचान है पश्चिमी सभ्यता में। जबकि हम क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं या फिर पश्चिमी सभ्यता का जबरन अंधानुकरण कर रहे हैं। तो वो जबरन अंधानुकरण जो रहता है ना, वो गलत होता है। अगर हम उस चीज को वैज्ञानिक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम उस चीज को आंख बंद करके एक्सेप्ट करते हैं तो वो समस्या वाली होती है। फिर हमारी जो पहचान रहती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो यही हटिंगटन अपनी पुस्तक में कहते हैं कि अगली जो लड़ाई है वो होगी सभ्यताओं के बीच की टकराई, और सभ्यताओं में हम केवल अपनी सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान एक दूसरे के ऊपर लादना चाहेंगे। हटिंगटन ये कहते हैं कि सभ्यताएं पूरी दुनिया में कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। चीन, जापान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारतीय, पश्चिमी, इस्लामिक और रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी का नेतृत्व करता रूस है, और चीन का चीन है, जापान का जापान है, लैटिन अमेरिका का कोई नहीं, अफ्रीका का कोई नहीं, इस्लामिक का कोई नहीं, बाकी सभी के आपको नेतृत्वकर्ता मिलेंगे। 3 प्रकार का टकराव होगा, कोर रेखा, फ्रंट रेखा और गठबंधन का टकराव। तो ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया था सभ्यता का टकराव। तो आपको परिभाषा बतानी थी प्लस किसने लिखा है उसके बारे में आपको बताना था। तो आपको 3 नंबर पूरी तरीके से मिल जाते हैं। अगर आप 5 नंबर में पूछा जाएगा तो फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था सभ्यता का टकराव। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार से नए शब्दावलियों के साथ। धन्यवाद।